ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैनल पे भाई कल आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का लेक्चर नंबर 1 अपलोड हुआ था और उसी लेक्चर पे एक छोटा सा डाउट आया है। यहाँ पे भाई करंट के फॉर्मूले को लेकर के यहाँ पे डाउट बन रहा है। सबसे पहला जो करंट का इक्वेशन है भाई I = Q/T और एक और यहाँ पे फॉर्मूला है I = dQ/dt। तो भाई क्या ये दोनों फार्मूला सेम है या फिर ये दोनों फार्मूला अलग अलग है भाई? क्या हम लोग इस वाले फार्मूले को सिर्फ और सिर्फ AC करंट के लिए यूज़ करेंगे और इस वाले फार्मूले को सिर्फ और सिर्फ DC करंट के लिए यूज़ करेंगे? मतलब ये क्वेश्चन मार्क है भाई। ओके, क्या ये दोनों फार्मूला सेम है भाई, या फिर क्या इस फार्मूले को हम लोग सिर्फ और सिर्फ AC में यूज़ करेंगे या फिर भाई इसको हम लोग DC में भी यूज़ कर सकते हैं? और क्या ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ DC में यूज़ होगा, क्या इसको हम लोग AC में यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? तो इस पे भाई हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे, काफ़ी डिटेल में बात करेंगे भाई। सबसे पहले आप डिफ़ॉल्ट में इस चीज़ को लिख लीजिए भाई। अब इसको कैपिटल में लिखिए या फिर भाई स्मॉल में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं भाई। ऐसे टाइम को तो भाई डिफरेंस ऐसे लिखा जाता है छोटे में, ओके ना। तो सिंपल वे में समझिए, जो I = Q/T ये हमेशा आपको एवरेज करंट देगा भाई निकाल करके। अब एवरेज करंट का क्या मतलब होता है इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी आप अपने नोट्स में लिखिए ये जो फार्मूला है ये एवरेज करंट हमेशा देगा। और दूसरा जो फार्मूला है भाई I = dQ/dt ये जो है आपका इंस्टेंटेनियस करंट को देता है। यानी ये इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी इंस्टेंट पे भाई अगर आप करंट निकालना चाहते हैं तो वहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे। सबसे पहले जो एवरेज करंट है भाई, तो एवरेज करंट का यहाँ पे जो Q/T लिखा है ना, इसको अगर और डिटेल में लिखना हो तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं कि भाई ये एवरेज करंट देगा और यहाँ पे जो चार्ज होता है इसको बोलते हैं टोटल चार्ज, क्लियर है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब टाइम कहने का मतलब क्या, जैसे मान लेते हैं भाई कि मेरे पास ये एक, उसको साइड में बनाते हैं भाई, ये एक मान लेते हैं हम लोग पास एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है भाई। अब यहाँ पे फिर से सवाल उठेगा DC सप्लाई क्यों दिया आपने, AC सप्लाई देंगे तो भाई वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? भाई थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो रूल समझिए भाई, मान लेते हैं यहाँ पे भाई ये स्विच ऑन किए हुए T = 5 सेकेंड हो गया है। तो सीधी सी बात भाई 5 सेकेंड के बाद मतलब 5 सेकेंड के अंदर भाई चार्ज फ्लो हो रहे होंगे ना इसमें भाई। अगर ये प्लस है माइनस है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बह रहे होंगे, क्लियर हुआ। तो भाई टाइम के साथ यहाँ पे चार्ज फ्लो होते रह रहा है भाई, टाइम के साथ यहाँ पे चार्ज फ्लो होते रह रहा है। तो यहाँ पे जो एवरेज करंट की बात हो रही है, यहाँ पे हम लोग बात करें भाई कि 5 सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे टाइम की जगह मैंने यहाँ पे 5 सेकंड दिया हुआ, तो 5 सेकंड में भाई मान लेते हैं ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से भाई कोई ना कोई रेफरेंस लेना पड़ेगा ना। तो इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया से भाई 5 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन एक तरीके से फ्लो हो रहे हैं भाई, ठीक है। तो टोटल टाइम का मतलब भाई स्विच ऑन किए हुए 5 सेकंड हो गया, तो भाई टोटल टाइम मैंने यहाँ पे 5 सेकंड, और 5 सेकंड में देखना चाहता हूँ भाई कि टोटल कितना एक तरीके से यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं, यानी टोटल चार्ज कितना पास हुआ है। मान लेते भाई यहाँ पे जो है 100 इलेक्ट्रॉन एक तरीके से पास हुए भाई, तो 5/100 करने कितना आ जाएगा, 20 एम्पियर आपको मिलेगा। तो ओवरऑल याद रखना है कि भाई I = Q/T का मतलब, तो यहाँ पे Q क्या है, ये टोटल चार्ज होता है और जो टाइम है ये टोटल टाइम होता है भाई, ठीक है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, क्लियर है भाई। एवरेज का फार्मूला क्या होता है, ऊपर में सम होता है डिवाइड बाय टोटल नंबर होता है ना, तो उसी से आया टोटल चार्ज। मतलब भाई हर एक सेकंड भाई, एक सेकंड में भाई मान लेते हैं कुछ चार्ज बहे होंगे, फिर अगले सेकंड में कुछ चार्ज बहे होंगे, अगले सेकंड में और चार्ज बहे होंगे, है ना। तो 5 सेकंड में टोटल कितना चार्ज बहा, तो भाई मैंने बोल दिया 100 कूलम चार्ज बहा भाई, ठीक है। तो टोटल चार्ज 100 लिख दिया, टोटल टाइम कितना हुआ 5 सेकंड भाई, डिवाइड कर दिया भाई, आ गया 20 एम्पियर। ओके, तो अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बात किया भाई कि ये जो करंट का इक्वेशन है इसको बोलते हैं एवरेज करंट, या फिर भाई ये हमेशा एवरेज करंट का वैल्यू देगा, और ये जो है भाई आपको ये इंस्टेंटेनियस करंट का वैल्यू देगा भाई। अब ये एवरेज करंट क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या है भाई, इस पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, और कब किस फार्मूले को हम लोग AC में यूज कर सकते हैं और कब हम लोग DC में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस वाले इक्वेशन को हम लोग उठाते हैं, ठीक है भाई। केस 1 में
हम लोग इस वाले इक्वेशन पे काम कर रहे हैं, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। तो डिफॉल्ट में लिख लेना भाई कि इसको हम लोग दोनों जगह यूज करेंगे, बोथ एसी के लिए भी यूज होता है एज वेल एज डीसी में भी भाई इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं भाई। तो सबसे पहले भाई हम लोग डीसी में देखते हैं भाई, डीसी में अगर इसको यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, यानी डीसी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हम लोग के पास ओके, यहाँ पे नया डायग्राम बना लेते हैं भाई। ये मान लेते हैं हम लोग का वायर है और यहाँ पे भाई हम लोग का एक बैटरी लगा हुआ प्लस माइनस। और कल ही मैंने आपको बताया था भाई, कल भाई मैंने आपको रिलेशनशिप निकालना सिखाया था ना, करंट वर्सेस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। कैसे निकाला था भाई हम लोगों ने, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवीजन करवाता हूँ, क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए ये आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए भाई, ये हम लोग का रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंसिडर किया हुआ है कि भाई मेरे पास एक ये कॉपर का वायर है और इसको हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ भाई, क्योंकि तभी तो भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बह रहा है भाई, तो इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इधर नेगेटिव, तभी तो भाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। तो ओवरऑल याद रखना है कि भाई इसके अंदर हम लोगों ने बैटरी कनेक्ट किया हुआ है। तो मान लेते हैं कि भाई मेरे पास ये कॉपर का वायर है और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है भाई, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब जब आप इधर से देखेंगे ना तो भाई इसका कुछ ना कुछ मोटाई होगा, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है इसका। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले भाई यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा गिवन में लिखा हुआ है, मान लेते हैं जो कॉपर का वायर है इसका कुछ ना कुछ डेंसिटी होगा। डेंसिटी का कहना मतलब क्या भाई कि पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम ले लेते हैं तो भाई उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना भाई, 100 हो सकता है, 50 हो सकता है, 200 हो सकता है, डिपेंड करेगा भाई कि कौन सा मटेरियल है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है। हर एक मेटल का जो डेंसिटी होगा वो अलग अलग होगा भाई ब्राइटनेस सही है ना? ओके, ठीक है भाई। तो आपके यहाँ पे बुक में लिखा हुआ, क्योंकि हम लोग एक जनरल फार्मूला ड्राइव करना चाहते हैं, तो भाई एक यूनिट वॉल्यूम अगर आप कंसिडर करेंगे यहाँ पे, तो भाई यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे? n मिलेंगे भाई, n इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। a क्या है? a है हम लोग का क्रॉस सेक्शन एरिया। e क्या है भाई? e जो है आपका चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो भाई इस e की जगह हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यही तो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और vd क्या है? vd है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब जिस स्पीड से आपका इलेक्ट्रॉन जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है भाई। तो हम लोग यहाँ पे 1 सेकंड के लिए बात करते हैं भाई, हम लोग यहाँ पे टाइम को 1 सेकंड के लिए कंसिडर करते हैं कि भाई देखना चाहता हूँ कि भाई 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो करते हैं। देखिए यहीं पे समझिए भाई, मान लेते हैं भाई ये मेरा पहला गेट है भाई, ये क्रॉस सेक्शन एरिया ना, मतलब मान लेते हैं एंट्री है भाई, ये गेट है एक तरीके से। तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन खड़े होंगे भाई, मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन खड़े हैं। और अभी हम लोग टाइम की बात कर रहे हैं, अभी टाइम कितना हो रहा है भाई? 11:20 हो रहा है, सही बात है। तो मान लेते हैं अभी इधर लिखते हैं भाई at 11:20 और ये 00 मान लेते हैं। तो भाई मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही 1 सेकंड बीता, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 सेकंड के लिए देखना चाहते हैं, अभी यहाँ पे भाई इस गेट पे 2 इलेक्ट्रॉन खड़े हैं, तो भाई जैसे ही 1 सेकंड का टाइम बीतेगा, यानी 1 सेकंड का मतलब क्या? 11:20 और 1 सेकंड भाई। तो जैसे ही हम लोग का 1 सेकंड बीतेगा तो भाई मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन कुछ दूरी, मतलब कुछ आगे बढ़ेगा ना भाई, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ये। तो भाई हम लोग को पता है डिस्टेंस यहाँ पे निकाला भाई, कितना आगे जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, या फिर कहिए वेलोसिटी इंटू टाइम भाई, ठीक है ना? तो भाई जिस इलेक्ट्रॉन से आगे बढ़ता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है भाई? हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं ना, मतलब उसका जो स्पीड है। तो भाई इस स्पीड की जगह मैं vd लिख देता हूँ भाई। इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है ना वो vd है ना, यहाँ पे देखिए vd क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है भाई ये। तो स्पीड की जगह मैंने vd लिख दिया। और टाइम भाई यहाँ पे मैं 1 सेकंड के देख लेते हैं भाई, 1 सेकंड में कितना दूरी जाएगा, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। तो भाई कितना हो जाएगा? vd मीटर के बराबर होगा भाई। क्लियर हुआ? यानी 11:20 पे अभी इलेक्ट्रॉन भाई इस गेट पे खड़े हैं, जैसे ही 1 सेकंड बीतेगा तो भाई ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? कितने दूर आगे चले जाएंगे? vd मीटर आगे चले जाएंगे भाई। तो vd मीटर यही तो दिखा है कि भाई ये मेरा लेंथ है vd। क्लियर है? यानी यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे सारे के सारे भाई कहाँ पहुँच जाएंगे? यहाँ पहुँच जाएंगे।
या फिर इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, भाई ये समझना जरूरी है, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं भाई एक इलेक्ट्रॉन था, इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था भाई, तो जैसे ही 1 सेकंड बीतेगा तो भाई आगे जाएगा, जिगजैग करते हुए आगे जाएगा। भाई कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, ये पूरा का पूरा 1 सेकंड में ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा भाई, जिसको हम लोग यहाँ पे वीडी बोल रहे हैं। क्लियर हुआ? तो अब सोचने वाली बात है ना भाई कि यहाँ पे यानी जो पहला गेट था, क्या यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे? यहाँ पे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना भाई। ये तो मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाया कि भाई एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से यहाँ चला गया, तो भाई यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना 1 सेकंड के बाद कहाँ चले जाएंगे? ये वीडी डिस्टेंस आगे चले जाएंगे भाई। तो इसको थोड़ा एनालॉगस देके समझाता हूँ। मान लेते हैं भाई ये मेरे पास कंडक्टर था, ये मेरा फर्स्ट गेट है भाई। तो भाई मान लेते हैं, ऐसा सिंपल वे में समझिए ना कि भाई मान लेते हैं यहाँ पे जितने भी आदमी बना रहा हूँ ना, ये सभी के सभी आदमी जो है इलेक्ट्रॉन है भाई। क्लियर हुआ? और अभी हम लोग इस वाले गेट की बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये आदमी खड़ा है, अभी कितना बज रहा है? 11:20 की बात हो रही है भाई। तो भाई जैसे ही अभी यहाँ पे 11:20 मतलब यहाँ पे खड़ा है पहले वाले गेट में, तो जैसे ही 1 सेकंड बीतेगा भाई, तो भाई ये कहाँ पहुंच जाएगा? ये वीडी डिस्टेंस आगे चला जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये जब आगे जाएगा तो भाई इसके आगे भी जो मतलब आगे जो इलेक्ट्रॉन खड़े भाई, सारे इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इमेजिन कीजिए सारे इलेक्ट्रॉन है भाई, जितने भी आदमी बनाए भाई इलेक्ट्रॉन है। तो भाई ये जब आगे जाएगा तो भाई इसके आगे वाले आदमी भी तो आगे सरकेंगे। समझ में आया बात को? जैसे मेरा क्या कहना है भाई कि ये लोग भी तो आगे भागेंगे ना भाई, क्योंकि ये पीछे से आ रहा है तो धकेलेगा ना भाई इसको। समझ में आया बात को? तो ओवरऑल आप समझिए कि भाई अभी 11:20 में यहाँ पे खड़ा आदमी, तो सीधी सी बात है भाई, ये मान लेते हैं हम लोग का वीडी डिस्टेंस है, मतलब ये वाला जो आदमी है ना, पहला वाला आदमी भाई, ये कहाँ पहुंच जाएगा 1 सेकंड के बाद? ये चलते 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 यहाँ पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ? ये पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ पहुंच गया भाई। तो आगे के भाई कितने, मतलब ओवरऑल समझिए ना, यहाँ पे आते हैं, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ओवरऑल आप समझिए भाई कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 सेकंड के बाद भाई वीडी डिस्टेंस ट्रैवल कर जाएंगे। तो सीधी सी बात है, यहाँ यानी इस पूरे वॉल्यूम में जिसको मैं शेड कर रहा हूँ भाई, इस पूरे वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी आगे सरके होंगे ना भाई। जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन जब आगे सरके तो भाई इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होगा वो भी तो एक तरीके से वीडी डिस्टेंस आगे चले जाएंगे। क्लियर हो रहा है? बताइए। तो भाई मैं देखना चाहता हूँ कि भाई इस पूरे वॉल्यूम में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी दे रखा भाई कि यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें भाई? कितने इलेक्ट्रॉन है? n इलेक्ट्रॉन है भाई। तो भाई एक यूनिट पे इतना है भाई। तो हम लोग देखते हैं भाई इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है और इसका जो लेंथ है भाई vd है। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू एरिया। तो भाई लेंथ कितना हो जाएगा? vd, एरिया भाई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया a है। तो भाई यूनिट पे इतना है तो भाई vd इंटू a, यानी इस वाले वॉल्यूम पे कितना हो जाएगा? गुना हो जाएगा n इंटू vd इंटू एरिया। तो क्या आ जाएगा? ये टोटल चार्ज आ जाएंगे भाई, सॉरी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स nvd इंटू एरिया। लेकिन भाई मुझे टोटल नंबर ऑफ चार्ज चाहिए ना भाई, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और आपको पता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन के चलते कितना चार्ज होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इतने कूलम के बराबर होता है। तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा भाई? तो सीधी सी बात है, इसको यहाँ पे गुना करना पड़ेगा 1.6 भाई, यहीं पे कर लीजिए ना भाई, एक इलेक्ट्रॉन के चलते इतना, तो भाई इतने इलेक्ट्रॉन के चलते कितना हो जाएगा? तो भाई गुना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू एन वीडी इंटू एरिया भाई। अब क्योंकि आपकी किताब में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो ई है ना, ई मैंने मान रखा है चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो भाई इस नंबर को ना लिख करके इसको मैं ई से रिप्लेस कर सकता हूँ ना भाई, इसको मैं यहाँ पे ई से रिप्लेस कर सकता हूँ। यानी जो टोटल चार्ज आएगा ये आ गया आपका एन ई वी डी इंटू एरिया, ये मेरा टोटल चार्ज। अब यहाँ पे अगर करंट की बात करें तो भाई टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, तो भाई एक सेकंड में, ध्यान दीजिए एक सेकंड की बात हो रही है, एक सेकंड में कितना चार्ज पास हुआ? तो भाई इतना चार्ज पास हुआ।
टाइम कितना था 1 सेकंड भाई, तो नीचे कोई लिखने का मतलब ही नहीं, 1 से डिवाइड हो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा एक तरीके से क्या आ गया, रिलेशन आ गया, I इक्वल टू नीवा, NEVA भाई, ठीक है ना, इसको नीवा बोलते हैं हम। क्लियर है? तो यहाँ पे ये इसलिए मैंने आपको समझाया भाई, यहाँ पे देखिए ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया और इधर आपका करंट हो गया, ये रिलेशन तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ करना था भाई, ठीक है ना, ये लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता रखा है। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पे ये समझना है आपको कि भाई जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन फ्लो की बात करेंगे तो भाई वहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन को रेफरेंस मानना होता है भाई। यहाँ पे ये पहला गेट है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन वेट कर रहे होंगे और जैसे ही टाइम बीतेगा भाई 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड, तो सीधी सी बात है यहाँ के इलेक्ट्रॉन आगे आगे मूव करते रहते हैं भाई। क्लियर हो गया? बताइए, अब आते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर भाई। हम लोग अभी बात कर रहे थे इस वाले इक्वेशन पे, ठीक है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट निकालना, और इसको हम लोग एसी और डीसी दोनों जगह यूज कर सकते हैं भाई, अभी जस्ट बता दिया मैंने आपको। तो पहले केस में हम लोग इसको देखते हैं भाई, डीसी सिस्टम, इसका क्या मतलब है। तो डीसी सिस्टम के भाई मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि भाई मेरा एक कंडक्टर है और ये मेरा एक बैटरी है भाई। तो इमेजिन कीजिए भाई, सबसे पहले आप समझिए कि भाई जो डीसी करंट होता है ना, ये टाइम हो गया भाई, और ये मेरा करंट का मैग्नीट्यूड हो गया। ये फ्लैट होता है भाई, मतलब हमेशा कांस्टेंट है। हमारा 5 एम्पीयर है भाई, तो हमेशा 5 एम्पीयर पे कांस्टेंट रहेगा। तो भाई इसका क्या मतलब है, करंट मेरा कांस्टेंट कब होगा भाई, करंट मेरा कांस्टेंट कब रहेगा, कैसे रहेगा भाई। तो आप समझिए, हम लोग को पता है, सबसे पहले आप समझिए कि भाई I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा भाई ब्राइटनेस सही है ना, इतना डल कैसे आ रही है, ठीक है भाई। सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो dt होता है ना भाई, dt, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग डेल्टा टी भी बोलते हैं। तो ये d या फिर भाई जो डेल्टा होता है ना, इसका मतलब होता है बहुत ही छोटा टाइम भाई। अब बहुत छोटा टाइम का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं भाई कि 1 सेकंड क्या छोटा टाइम है, लेकिन भाई यहाँ पे 2 चीज के बारे में सोचना, एक तो भाई क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, और एक होता है आपका भाई क्वांटम। तो अगर हम लोग क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से सोचे भाई, यानी वैसा दुनिया जिसमें हर चीज जो है नेकेड आई से देखा जा सकता है भाई, जैसे एक इंसान है, बॉल है, कार है, बंदर है ना। तो भाई यहाँ पे 1 सेकंड तो भाई बहुत छोटा है ना, जैसे 1 सेकंड भाई इंसानों के लिए 1 सेकंड बीत गया भाई, निकल गया 1 सेकंड टाइम, फिर से 1 सेकंड निकल गया। तो भाई हम लोग के हिसाब से 1 सेकंड बहुत छोटा टाइम है, लेकिन जब आप क्वांटम फिजिक्स के अंदर आएंगे तो भाई यहाँ पे जो 1 सेकंड है ना, ये बहुत बड़ा टाइम है भाई, बहुत बड़ा टाइम है। क्योंकि 1 सेकंड का मतलब क्या है भाई, मतलब सोचिए ना क्वांटम फिजिक्स में भाई, जैसे आप एटम के अंदर ही आ जाइए, तो भाई एटम के अंदर आप देखिए कि भाई 1 सेकंड के अंदर क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं। फिर भाई जैसे 1 सेकंड की बात करते भाई, तो अगर आप वायरस बैक्टीरिया की बात करते हैं भाई, तो 1 सेकंड में हो सकता है भाई कि वो अपने आप, मतलब बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई कर ले, 10 गुना मल्टीप्लाई कर ले, 50 गुना मल्टीप्लाई कर ले। तो भाई वायरस बैक्टीरिया ये सब के लिए जो है, या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए जो है, ये 1 सेकंड बहुत लंबा टाइम होता है भाई। क्लियर है? तो ओवरऑल आप समझिए कि भाई जो स्मॉल dt की बात है, ये dt का मतलब है कि भाई बहुत 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 छोटा टाइम है भाई, बहुत बहुत छोटा टाइम। मतलब क्या, ये 1 सेकंड से भी बहुत छोटा टाइम हम लोग को यहाँ पे इमेजिन करना है। 1 सेकंड भाई मानते हैं, मतलब नैनो सेकंड बोल सकते हैं भाई। नैनो सेकंड मतलब क्या, 1 सेकंड को कितने से भागा दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इतने, मतलब 1 यूनिट, मतलब ये यूनिट है ना, एक सेकंड मतलब अपने आप में यूनिट लेंथ, यूनिट टाइम है ना भाई। तो 1 सेकंड को इतने लोगों में बांटी भाई, तो हर एक के हिस्से में जो आएगा ये आपका कहलाता है नैनो सेकंड भाई। तो सोचिए कितना छोटा टाइम है। या फिर आप इसको कह सकते हैं 1 सेकंड को भाई आप, मतलब इसको बोल दिया ना भाई, ये नैनो सेकंड हो गया। उसी तरीके से भाई पिको सेकंड भी होता है। तो ये सब छोटे टाइम की बात हो रही है भाई। यहाँ पे dt का मतलब है बहुत ही छोटा टाइम भाई। और क्योंकि यहाँ पे भाई 10 का पावर -9 भी बोल सकते हैं, 10 का पावर -12 भी बोल सकते हैं भाई, 10 का पावर -15 भी बोल सकते हैं, 10 का पावर -20 भी बोल सकते हैं। तो भाई तो चलते चला जाएगा ना, इसका कोई लिमिट नहीं है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर मुझे dt को डिफाइन करना हो तो इसके लिए मैं बोलूंगा इंस्टेंटेनियस टाइम। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, क्षण क्षण में भाई, ठीक है, कि भाई हर एक क्षण में आप देखना चाहते हैं कि भाई यहां से, मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन से कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है भाई। इस टाइम का ये मतलब है, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। क्लियर हुआ? और इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, बहुत ही छोटा टाइम भाई। क्लियर हुआ? तो भाई
ये जो dt लिखा हुआ है बहुत ही छोटा टाइम है, वेरी 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 स्मॉल टाइम है भाई। तो एक छोटे से टाइम में हम लोग देखना चाहते हैं भाई उस छोटे से टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा भाई। तो सीधी सी बात है टाइम ही मेरा बहुत छोटा है भाई, तो जो चार्ज फ्लो होंगे भाई, जो चार्ज पास होंगे वो भी एक तरीके से बहुत छोटा होगा भाई। क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं भाई, ये मान लेते हैं हम लोग का एक साइनसोइडल करंट है भाई, ये टाइम हो गया, इधर भाई आपका करंट हो गया, मतलब करंट जो है टाइम का फंक्शन है भाई, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ना जैसे टाइम बीत रहा है भाई, क्योंकि इस टाइम एक्सिस को भाई आप बहुत ही छोटे छोटे टाइम स्केल में तोड़ सकते हैं ना। तो हर एक इंस्टेंट में, हर एक क्षण में भाई देखिए करंट बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। पहले जीरो था, फिर बढ़ते गया, बढ़ते 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 मैक्सिमम गया, फिर धीरे धीरे घट रहा है। तो यहाँ पे देखिए भाई कि हर एक इंस्टेंट में करंट का वैल्यू अलग अलग है। ऐसा क्यों हो रहा होगा? ऐसा क्यों हो रहा होगा भाई? क्योंकि हर एक इंस्टेंट में भाई जो चार्ज फ्लो हो रहा होगा एक पर्टिकुलर इनिशियल पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक, वो अलग अलग है भाई। समझ में आया? इसलिए तो भाई वेरी कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने भाई ये दो चीज का मतलब समझा। dt का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ही छोटा टाइम भाई, और dq का मतलब भाई छोटे से टाइम में जो चार्ज फ्लो होगा, सीधी सी बात है वो भी तो छोटा ही होगा। जैसे यहां पे हम लोगों ने अभी बात किया ना भाई, अभी हम लोगों ने इस प्रूफ में बात किया कि भाई हम लोगों ने तो यहाँ पे टाइम 1 सेकंड लिया था भाई। तो 1 सेकंड क्योंकि भाई अब 1 सेकंड अपने आप में बहुत बड़ा टाइम होता है भाई। समझ में आया? तो 1 सेकंड में वहां से यहां कितने चार्ज फ्लो हो गए भाई? इतने सारे चार्ज फ्लो हो गए। क्लियर हुआ? लेकिन हम लोग 1 सेकंड से भी भाई बहुत छोटा टाइम लेके चल रहे हैं ना, तो सीधी सी बात है भाई जो चार्ज फ्लो हुआ होगा वो भी बहुत छोटा होगा। अब वापस आते हैं भाई, अभी एसी पे आएंगे, अभी आप पेशेंस रखिए। अभी हम लोग आते हैं डीसी में भाई, ये समय मिटा दे रहा हूं। तो हम लोग का भाई यहाँ पे डीसी सर्किट दिखा दिया गया है। यहाँ पे भाई अभी एग्जांपल के तौर पे बता दें, डीसी करंट का मतलब भाई कांस्टेंट रहता है, 5 एम्पीयर मेरा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो भाई ये करंट कैसे कांस्टेंट रहता है इस पे हम लोग बात करते हैं। तो भाई मैं यहाँ पे क्योंकि टाइम को ज्यादा मैं यहाँ पे छोटा लेके नहीं चलूंगा भाई, मिनिमम हम लोग छोटा 1 सेकंड लेके चल रहे हैं। मैंने आपको समझा दिया, लेकिन रियल मीनिंग क्या है इसका? dt का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस, मतलब हर एक क्षण में भाई, एक एक क्षण में एक तरीके से टाइम बीत रहा है, तो भाई उसके हिसाब से चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अपने कॉन्वीनियंट के लिए भाई मान लेते हैं dt जो है, मतलब मेरे लिए जो सबसे छोटा टाइम है भाई 1 सेकंड है, ऐसा समझिए आप। तो मान लेते हैं भाई ये जो सर्किट है, तो अभी इस इनिशियल पोजीशन पे इसको मैंने रेफरेंस मान रखा है, ये मेरा गेट है भाई। आई होप कि आपको दिख रहा होगा भाई। 1 मिनट रुकिए, इसको जूम करते हैं। इसको हटाते हैं यहां से। ओवरऑल समझिए भाई, मान लेते हैं अभी फिर से टाइम देखते हैं भाई, टाइम कितना हो रहा है? 11:35 हो रहा है भाई, ठीक है ना। तो मान लेते हैं अभी यहाँ पे मान लेते हैं भाई 2 इलेक्ट्रॉन है, और अभी टाइम है 11:35 और ये 00। तो भाई मान लेते हैं 1 सेकंड बीत गया भाई। 1 सेकंड जैसे ही बीतेगा तो सीधी सी बात है भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए भाई। तो 1 सेकंड जैसे ही बीतेगा भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं आगे चला जाएगा। समझ में बात को? 1 सेकंड में भाई इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे ना, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं आगे शिफ्ट होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भाई कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ पहुंच गया भाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे था पहले, यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब क्या? इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना आगे भाग गए होंगे भाई। समझ में बात को? क्योंकि यहाँ से जब आगे धकेलेगा तो भाई इसके आगे वाले भी तो आगे चले जाएंगे। क्लियर हो रहा है? बताइए। तो भाई मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि भाई जैसे 1 सेकंड बीता, मतलब 1 सेकंड जो बीता भाई, तो इस पोजीशन से इस पोजीशन में जो टोटल चार्ज पास हो रहे हैं, जो टोटल चार्ज पास हो रहे हैं भाई, ये मान लेते हैं हम लोग का 5 कूलाम है भाई। तो करंट कितना आएगा बताइए? I = dq/dt लगा दीजिए भाई। मेरा 1 सेकंड टाइम है पे dt कितना है? 1 सेकंड। तो भाई 1 पुट करते हैं, और 1 सेकंड में कितना चार्ज पास हो रहा है? 5 कूलाम पास हो रहा है भाई। क्लियर हुआ? तो इसको काटिए, कितना आ जाएगा? 5 एम्पीयर के बराबर होगा भाई। क्लियर हुआ? तो अब देखिए कि भाई जैसे ही ये मेरा 0 था भाई, ठीक है, 0 टाइम है, तो भाई जैसे ही मेरा 1 सेकंड बीतेगा, ये टाइम वाला 1 सेकंड, तो भाई मुझे 5 एम्पीयर मिला कि नहीं मिला? बोलिए। इसी तरीके से अब अगेन अगला 1 सेकंड बीतता है भाई, अगला 1 सेकंड और बीतता है। यहाँ पे ये अभी कितना हो रहा है? 11:35 भाई। तो 11:35
मिनट और 2 सेकेंड भाई। तो अब सीधी सी बात है भाई कि अब ये 1 सेकेंड और बीत गया, तो 1 सेकेंड और बीत गया भाई, इसका मतलब क्या, इधर वाले इलेक्ट्रॉन तो आगे भाग गए होंगे, लेकिन भाई पीछे से और इलेक्ट्रॉन आ रहा ना, इलेक्ट्रॉन भाई घूमते रहता है इस तरीके से, क्लियर है। तो अभी फिर से इमेजिन कीजिए कि भाई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस टाइम की बात हो रही है, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है भाई, सॉरी यहाँ पे इस वाले टाइम की बात हो रही है भाई, क्योंकि यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो पहले आगे चला गया ना भाई, अब यहाँ पे पीछे से नए इलेक्ट्रॉन आ गए होंगे, क्लियर हुआ। तो भाई अब जैसे ही 1 सेकेंड बीतेगा तो भाई ये आ जाएगा यहाँ पे फिर से, क्लियर हुआ। तो सीधी सी बात है 1 सेकेंड में फिर से भाई सेम नंबर ऑफ चार्ज पास हुआ होगा ना, तो क्योंकि टाइम सेम बीता ना भाई, फिर से मेरा टाइम कितना 1 सेकेंड बीता भाई, तो सीधी सी बात है 1 सेकेंड भाई अगेन चार्ज कितना बहेगा 5 कूलम। क्यों भाई कांस्टेंट यहाँ पे भाई चार्ज में हमेशा ये क्यों बोल रहा हूँ भाई कि अगेन अभी भी जो है 5 कूलम का ही एक तरीके से पास होगा, क्योंकि भाई हम लोग कांस्टेंट करंट की बात कर रहे हैं ना भाई, डीसी में क्या होता है करंट कांस्टेंट होता है। तो भाई करंट कांस्टेंट कब मिलेगा मुझे, करंट कांस्टेंट कब मिलेगा, जब भाई हर एक क्षण में जो पास होने वाला चार्ज वो हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो भाई, या फिर बराबर हो। तो अगेन दूसरे सेकंड में भी यहाँ पे 5 कूलम और टाइम कितना बीता 1 सेकंड भाई, तो काट दीजिए कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। उसी तरीके से अगले क्षण में भी, यानी अगला जब आपका सेकंड पास होगा तो फिर से भाई यहाँ से यहाँ सेम 5 कूलम का चार्ज फ्लो होगा। तो अगेन अगर आप निकालेंगे dq/dt तो 5 कूलम 1 सेकंड में, तो भाई अगेन क्या आ जाएगा 5 एम्पीयर आएगा भाई। तो अब देखिए कि भाई जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे टाइम बीत रहा है भाई, यानी हर 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ जो चार्ज पास हो रहे हैं भाई, ये हमेशा क्या है 5 कूलम के बराबर है भाई, 5 कूलम के बराबर है, और टाइम हमेशा 1 सेकंड बीत रहा है भाई, तो हमेशा ही क्या मिलेगा आपको 5 एम्पीयर का करंट मिलेगा। तो डीसी का मतलब होता है कि भाई हर एक क्षण में, अब जैसे आप बोलिएगा कि आपने तो यहाँ पे 1 सेकंड लिया हुआ है, आप टाइम बदल के देखिए भाई, टाइम बदल देते हैं, मान लेते हैं भाई इस बार मैं dt के जगह मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आधा सेकंड भाई, हाफ सेकंड ले लेता हूँ, कोई दिक्कत है। तो भाई सीधी सी बात है, हम लोग को पता है कि भाई 1 सेकंड में 5 कूलम का चार्ज पास हो रहा था, तो भाई आधा सेकंड में कितना चार्ज पास होगा भाई 5 गुना 1/2 यानी 2.5 कूलम भाई, कोई दिक्कत है। तो आई निकाल लेते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट निकालते हैं भाई, कि भाई आधा सेकंड जब बीतेगा, यानी टाइम जो हम लोगों ने हाफ सेकंड लिया हुआ है, तो इसमें भाई करंट कितना आएगा, तो dq/dt भाई टाइम कितना है मेरा इस बार आधा सेकंड लिया हुआ, और आधे सेकंड में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है 2.5, कितना हो जाएगा आपका, ये 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई 2.5 गुना 2 यानी 5 एम्पीयर अगेन आएगा भाई, समझ में आया, क्लियर हो रहा है। उसी तरीके से टाइम को और छोटा ले लीजिए भाई, मान लेते हैं इस बार मैं टाइम जो है 1/10 सेकंड लेता हूँ भाई, तो निकालिए कि भाई 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज पास हो रहा था, तो भाई 1/10 सेकंड में कितना पास होगा 5/10 यानी 1/2 भाई, इतना कूलम पास होगा। तो अब हम लोग फार्मूला लगा देते हैं, I = होता है dq/dt, dq भाई मेरा कितना है आधा कूलम चार्ज पास हो रहा है कितने समय में 1/10 समय में भाई, 1/10 गुना 10 भाई, तो 5 एम्पीयर आ गया, क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आप यहाँ पे टाइम 1 सेकंड लीजिए, या फिर भाई आधा सेकंड लीजिए, या फिर भाई 1/10 सेकंड लीजिए, या फिर 10 सेकंड या फिर 20 सेकंड लीजिए, कुछ भी लीजिए भाई, आपका यहाँ पे हर एक इंस्टेंट में जो चार्ज फ्लो हो रहा भाई कांस्टेंट है। जैसे भाई 1 सेकंड जब लिया भाई, तो हर समय कितना बह रहा था 5 कूलम बह रहा था ना भाई, बोलिए कोई दिक्कत है। उसी तरीके से अगर आप टाइम को यहाँ पे आधा सेकंड ले लेते हैं, आधा सेकंड, तो भाई हर आधे सेकंड में 2.5 कूलम का चार्ज फ्लो होगा, पहले आधे सेकंड में भी 2.5 कूलम, अगले आधे सेकंड में भी 2.5 कूलम, अगले आधे सेकंड में भी 2.5 कूलम। तो भाई देखिए ना कि भाई टाइम के साथ जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो रिमेन कांस्टेंट रह रहा है भाई, समझ में आया। अब इसका एक एनालॉगस देके समझाता हूं भाई। जैसे देखिए मान लेते भाई ये आपका अर्थ है, ठीक है, और ये अर्थ का सरफेस है भाई, तो इसको भाई मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये अर्थ का सरफेस है, मान लेते कोई ऑब्जेक्ट है भाई जो कि 100 मीटर के ऊंचाई से, ये मान लेते ऑब्जेक्ट है भाई, ठीक है ना, मान लेते 1 kg का ऑब्जेक्ट है भाई, ये नीचे गिर रहा है, तो सीधी सी बात है इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगे ना, एक्सेलरेशन नीचे खींचेगा। जी का मान लेते हैं भाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है भाई, समझ में आया, क्योंकि जी कभी बदल नहीं रहा ना, हमेशा अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से लगा रहा है ये। तो
यहाँ पे समझिए कि भाई ये 100 मीटर के हाइट पे रखा हुआ था, मान लेते हैं मैक्सिमम हाइट है भाई, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही होगा, मतलब रुका हुआ होगा, ये अभी गिरना स्टार्ट कर रहा है। तो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि भाई हर 1 सेकंड में, मतलब 1 सेकंड जैसी बीतेगा तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अगला सेकंड जैसी बीतेगा तो भाई अब कितना हो जाएगा, फिर से 10 मीटर से बदल जाएगा भाई, यानी 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला सेकंड जैसी बीतेगा तो भाई इसका 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला सेकंड जैसी बीतेगा तो भाई अगेन ये 40 मीटर पर, मतलब हर 1 सेकंड में इसका वेलोसिटी जो है भाई आपका 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ते चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आप समझिए भाई कि यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है भाई, एक्सेलरेशन मेरा यहाँ पे कांस्टेंट है, कितने के बराबर है भाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे कोरिलेट की ना, यहाँ पे करंट कांस्टेंट है भाई 5 एम्पियर और यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दोनों को कोरिलेट कीजिए। तो भाई मैं बोल रहा हूँ एक्सेलरेशन भले ही कांस्टेंट है, लेकिन जो आपका यहाँ पे वेलोसिटी है वो हर 1 सेकंड में क्या हो रहा है, बदलते चला जा रहा है भाई। समझ में आया? अब यही चीज यहाँ पे भी देखिए भाई, यही चीज यहाँ पे भी देखिए कि भाई यहाँ पे हर 1 सेकंड में भाई, हर 1 सेकंड में, पहले सेकंड में 5 कूलम पास हो गया, फिर दूसरे सेकंड में और 5 कूलम पास हो जाएगा, तीसरे सेकंड में और 5 कूलम। तो देखिए ना भाई, यहां से 5 कूलम, फिर 5 कूलम, फिर अगले सेकंड में 5 कूलम। तो भाई यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना है कि भाई जो 5-5 कूलम यहाँ पे आ रहा है ना, ये रुके हुए नहीं रहते भाई, यहाँ पे इकट्ठा नहीं होंगे, ये आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्लियर हुआ? तो इसको एग्जांपल से समझिए भाई कि यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा है ना, हर 1 सेकंड में ऐसा 5 कूलम निकल रहा है भाई। और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे यही हो रहा है ना कि भाई हर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से स्पीड बढ़ते चला जा रहा है भाई, लेकिन यहाँ पे स्पीड एडअप होते जाता है। लेकिन यहाँ पे भाई इलेक्ट्रॉन इकट्ठा नहीं होंगे ना, इलेक्ट्रॉन चलते चलेंगे भाई, रुकते नहीं है ये। क्लियर हुआ? जैसे इसका एक और एनालॉगस देता हूँ भाई, जैसे मान लेते हैं आप हॉस्पिटल में है, तो हॉस्पिटल में भाई सैलिन लगता है ना, ठीक है भाई, सैलिन लगता है। सैलिन का मतलब क्या है भाई NaCl बोल रहा हूँ भाई, सही है, मतलब सोडियम प्लस भाई वाटर का जो सॉल्यूशन होता है, NS जिसको बोलते हैं हम लोग। तो भाई आप समझिए कि भाई जो सैलिन लगा हुआ है आपके नस में, यानी जो आपके वेन में भाई, तो इसका जो स्पीड है कितना है 1 ml पर सेकेंड है भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हर 1 सेकंड में आपके बॉडी के अंदर 1 ml जो है पानी इंजेक्ट किया जा रहा है भाई, अंदर जा रहा है आपके शरीर के अंदर। समझ में आया? तो 1 सेकंड में 1 ml, अगले 1 सेकंड में भाई फिर से 1 ml, अगले 1 सेकंड में फिर से 1 ml। समझ में आया? और ये पानी क्या हो रहा है आपके शरीर में जमा होते जा रहा है भाई, घुसते चला जा रहा है ना, आपके शरीर में कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होगा भाई। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन स्टोर नहीं हो रहा ना, इलेक्ट्रॉन तो बहते चल रहे हैं भाई, रुकते नहीं कहीं पे भी, घूमते रहेंगे इस तरीके से। समझ में बात को? तो दोनों बस यही डिफरेंस है कि भाई यहाँ पे आपके बॉडी में इकट्ठा होते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं रुकते नहीं हो, चलते चलते रहे। तो आप समझिए कि भाई यहाँ पे कांस्टेंट इनपुट का क्या मतलब है। जैसे यहाँ पे भाई मैंने बोला ना भाई हर 1 सेकंड में जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कांस्टेंट है भाई, हर 1 सेकंड में बराबर 5 कूलम इस तरीके चल रहा है। यहाँ भी वही चीज है ना कि भाई हर 1 सेकंड में 1 ml आपके बॉडी के अंदर पानी जा रहा है भाई। और यहाँ पे भी देखिए कि भाई यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, भाई हर 1 सेकंड में आपका 10 मीटर पर सेकंड से रफ्तार बढ़ते आ रहा है। क्लियर है? तो डीसी के केस में भाई हम लोगों ने ये फॉर्मूला लगाया ना, कहाँ गया हम लोग का फॉर्मूला, ये वाला I बराबर dq/dt। तो भाई हम लोग किसी भी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं ना भाई, फिर चाहे भाई 1 सेकंड मतलब आधे सेकंड का देखना चाहते हैं, या फिर भाई 1 सेकंड का देखना चाहते हैं, या फिर भाई 5 सेकंड का देखना है, फिर 10 सेकंड का देखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए 10 सेकंड के लिए देखना भाई कि 10 सेकंड में कितना एक तरीके चार्ज फ्लो होगा, तो भाई लिखे भाई 1 सेकंड में यहाँ पे 5 कूलम एक तरीके से चार्ज फ्लो होता है, तो भाई 10 सेकंड में कितना बहेगा, तो भाई 5 गुना 10 कर लेंगे यानी 50 कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फॉर्मूला डाल दिए 10 सेकंड में 50 कूलम, टाइम यहाँ पे 10 सेकंड काटिए इसको, 5 आ गया ना, 5 एम्पियर। समझ में आया? तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ भाई कि यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे आप टाइम को कितना भी छोटा ले लीजिए भाई, या फिर टाइम को कितना भी आप बड़ा ले लीजिए। ठीक है भाई, जैसे ये मान लेते मेरा पहला जो टाइम है ये मान लेते हैं 0.0001। ठीक है, तो भाई इस इतने सेकंड में आपका जो चार्ज बहा होगा भाई, कितना चार्ज बहा होगा निकाल लीजिए भाई। 1 सेकंड में 5 कूलम है,
तो सीधी सी बात है 0.0001 सेकेंड में कितना बहेगा, 5 गुना 0.0001, इतना कूलम्ब बहेगा भाई। तो करंट कितना आएगा, dq अपॉन dt। चार्ज कितना बह रहा है, इतना बह रहा भाई, 5 गुना 0.0001 और टाइम कितना 0.0001, कट जाएगा। अगेन 5 एम्पीयर आया कि नहीं आया बोलिए। तो यहाँ पे टाइम का कितना भी आप छोटा सा एक्सेस ले लीजिए, कितना भी छोटा वैल्यू ले लीजिए भाई, हर एक इंस्टेंट में आपको 5 एम्पीयर का करंट मिलेगा। क्यों भाई, क्योंकि उस छोटे से टाइम में हमेशा जो चार्ज फ्लो हो रहा है भाई वो हमेशा कांस्टेंट है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है भाई ये हमेशा इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब आते हैं डीसी सिस्टम में या फिर एसी सिस्टम में आते हैं भाई पहले। अब आते हैं एसी सिस्टम में। एसी सिस्टम में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं साइनसोडियल करंट की भाई। तो हम लोग अपना यहाँ पे दिखा देते हैं भाई, ये मेरा कंडक्टर है और ये मेरा भाई एक एसी सोर्स लगा हुआ है। तो अभी भाई मान लेते हैं हम लोग फुल साइकिल की बात करते हैं भाई, एक बार फुल साइकिल की बात करते हैं। तो पहले में आप समझिए, जब हम लोग हाफ पॉजिटिव साइकिल में होंगे ना, तो हाफ पॉजिटिव साइकिल में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भाई मान लीजिए प्लस था या माइनस था, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और जैसे ही हम लोग का ये रिमेनिंग नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा ना भाई, तो यहाँ पे सिचुएशन फ्लिप हो जाता है, यहाँ पे इधर ये माइनस हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो है अब आपका इधर फोर्स ना लग करके इधर लगेगा। क्लियर हो गया, बताइए। तो भाई मान लेते हैं मैं एक साइकिल पूरा मान के चलता हूं भाई। तो अभी पहले हाफ साइकिल में आइए, तो हाफ साइकिल के चलते इलेक्ट्रॉन क्या होंगे भाई, ये मान लो मेरा इनिशियल पोजीशन था, तो भाई इस पे फोर्स लग रहा हो इधर, क्योंकि ये प्लस है माइनस है भाई, हाफ पॉजिटिव साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्लस है इधर माइनस, इधर आएगा, सही बात है। तो भाई इस हाफ पॉजिटिव के कारण मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा आगे बढ़ा भाई, कितना आगे बढ़ा, कितना आगे बढ़ा भाई, मान लेते हैं ये यहां से यहां आ गया भाई, ऐसा समझिए आप। तो जैसे ही हाफ नेगेटिव साइकिल आएगा ना भाई, तो हाफ नेगेटिव साइकिल आते हैं क्या होगा, यहाँ पे पोलैरिटी फ्लिप हो जाएगा, इधर प्लस इधर माइनस। तो भाई अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना जो यहाँ पहुंचा हुआ था, अब इस पे इस डायरेक्शन फोर्स लगे वापस यहीं पे पहुंच जाएगा, पुराने पोजीशन पे पहुंच जाएगा भाई। क्लियर हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था ना भाई, तो फोर्स इस डायरेक्शन लगा इस पे, तो फिर से वहीं पे पहुंच गया। यानी एक कंप्लीट साइकिल में इलेक्ट्रॉन जो है भाई पहले आगे गया हाफ पॉजिटिव साइकिल के लिए, और हाफ नेगेटिव में फिर से वापस अपने पुरानी पोजीशन पे आ गया। तो भाई नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे, 0 भाई, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हुआ। क्लियर है, समझिए इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ। मतलब एसी साइकिल में, एसी सिस्टम में भाई इलेक्ट्रॉन बस आगे पीछे ऐसे होते रहता है। क्लियर है, ये आगे नहीं जाता भाई, ट्रैवल नहीं करता है, ये स्ट्रेट नहीं चलता भाई। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ हाफ पॉजिटिव साइकिल पे हम लोग बात करेंगे भाई। उसको मैं मिटाता हूँ। तो हाफ पॉजिटिव साइकिल में भाई मान लेते हैं मेरा इस तरीके इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है माइनस भाई, ये एक इंस्टेंट की बात करें, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो पहले इसको आप देखिए ना, इस वाले ग्राफ को देखिए भाई, ये मेरा टाइम है और ये मेरा करंट है भाई। तो क्या करंट मेरा इस तरीके का है, यहाँ पे डीसी में क्या था भाई, टाइम कितना भी आप चेंज कर लीजिए करंट हमेशा कांस्टेंट रहा 5 एम्पीयर पे भाई। और इसका मतलब क्या है भाई कि हर एक सेकंड में जो नंबर ऑफ चार्ज फ्लो हो रहे हैं भाई कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है ना, यहाँ पे ऐसा नहीं भाई, टाइम देखिए जैसे टाइम बीत रहा है 1 2 3 4 5 ऐसे, मान लो पहला सेकंड बीता भाई, तो पहले सेकंड में भी करंट का वैल्यू कुछ अलग है, दूसरे सेकंड में करंट का वैल्यू कुछ अलग है, तीसरे में कुछ अलग है, चौथे में कुछ अलग है। मतलब हर एक सेकंड में भाई, मतलब हर एक इंस्टेंट में करंट बढ़ते जा रहा है ना। अभी इंस्टेंट का मतलब क्या भाई, इस टाइम एक्सिस को तो भाई आप इन्फिनाइट नंबर में तोड़ सकते हैं ना, छोटे छोटे टाइम पीरियड में, समझे। तो हर एक क्षण में भाई आपका करंट क्या हो रहा है, बदल रहा है भाई, हर एक क्षण में करंट आपका बदल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है ना भाई, जो चार्ज का जो फ्लो है वो कांस्टेंट नहीं है भाई, समझ में आया बात को। क्लियर है, पहले चार्ज बहुत कम फ्लो हो रहा है भाई, देखिए ना टाइम जैसे बीत रहा है, टाइम जैसे बीत रहा है वैसे करंट बढ़ रहा है ना। इसका मतलब क्या, करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जितना टाइम के रिस्पेक्ट में जितना तेजी से फ्लो होगा चार्ज भाई उतना ज्यादा करंट मिलेगा। तो अब देखिए भाई जैसे टाइम बीत रहा है वैसे क्या हो रहा है भाई, करंट बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या, सिस्टम के अंदर यानी इसके अंदर क्या हो रहेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो हो रहे हैं भाई, ज्यादा फ्लो हो रहे हैं तभी तो करंट बढ़ रहा है भाई। तो एसी में आपको ध्यान देना है कि भाई टाइम के साथ आपका जो चार्ज फ्लो हो रहा है भाई वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, कभी भी कांस्टेंट नहीं होता भाई, हमेशा बदलते रहता है, समझे। ये हमेशा बदल रहा है, चार्ज का फ्लो बदल रहा है, तभी तो करंट का भाई वैल्यू एक तरीके से चेंज होता रह रहा है। तो इस इंस्टेंट में जैसे मान लेते हैं मेरे को भाई इस इंस्टेंट पे करंट चाहिए, इस वाले इंस्टेंट पे, तो भाई क्या लगाएंगे, I = dq/dt, ठीक है भाई।
तो यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई, या फिर मान लेते ना, हम लोग मान लेते हैं भाई पहला इंस्टेंट हम लोग इसी को ले लेते हैं भाई, मान लेते हैं मेरा पहला इंस्टेंट है भाई, ठीक है ना। अब ये कुछ टाइम पीरियड रहा होगा भाई। अब जैसे अगर हम लोग अपने घरों की बात करें तो भाई हम लोग का 50 हर्ट्स है ना, तो 50 हर्ट्स का भाई टाइम पीरियड कितना, फ्रीक्वेंसी और 50 हर्ट्स, तो भाई टाइम पीरियड क्या होता है 1/f, तो 1/50 करेंगे तो भाई आ जाएगा 20 मिली सेकेंड भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एक साइकिल बनने में टाइम पीरियड ऐसा, टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल बनने में जो समय लगता है टाइम पीरियड बोलते हैं भाई। यानी पूरा साइकिल बनने में यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कितना समय लगा होगा, 20 मिली सेकेंड लगा होगा भाई। तो भाई यहाँ पे कितना लगा, आधा साइकिल बनने में कितना लगा होगा 10 मिली सेकेंड। तो भाई अगर मैं इसका आधा मान लेता हूँ, मतलब भाई π/2 पे देख लेते हैं, मतलब 90 पे देख लेते हैं, कितना हो जाएगा 5 मिली सेकेंड भाई, समझ में आया। तो भाई पहला इंस्टेंट में 5 मिली सेकेंड ले लेता हूँ भाई, कि भाई मैं यहाँ पे टाइम कितना है 5 मिली सेकेंड, 5 मिली सेकेंड भाई, और 5 मिली का मतलब 5 × 10⁻³ इतने सेकंड पे देखना चाहता हूँ। तो सीधी सी बात है, इस इंस्टेंट पे करंट कितना मैक्सिमम भाई, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर भाई। साइनसोडियल फंक्शन है ना, तो साइनसोडियल फंक्शन का करंट का इक्वेशन क्या होता है Im sin ω t। तो भाई ω t का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे π/2 मतलब 90 और sin 90 मतलब 1, और ये मान लेते हैं Im है, ठीक है ना। तो Im को ही 1 मान लेते हैं, ये Im मैक्सिमम वैल्यू 1 मान लेते हैं भाई, इसको 1 मान लेते हैं। तो भाई इस इंस्टेंट पे भाई मुझे dq चाहिए, और ये I की जगह कितना है I 1 है ना भाई। इस इंस्टेंट पे करंट का वैल्यू मैंने बोला 1 है, समझ में आया। एक मिनट यहाँ पे लिखते हैं, I की जगह 1 हो गया, dq भाई मुझे निकालना है, dt की जगह मुझे 5 मिली सेकेंड, ठीक है भाई। तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा ये भाई, चार्ज कितना आ जाएगा 5 × 10⁻³ कूलम, इतना चार्ज फ्लो होगा भाई। क्लियर है, बताइए। उसी तरीके से ये कब हम लोगों ने देखा, ये भाई हम लोग देखा π/2 पे। उसी तरीके से भाई मान लेते हैं आप इस इंस्टेंट पे भाई इसके आगे देखना चाहते हैं, मान लेते हैं ये आपका ये टोटल 10 है, तो भाई मान लेते हैं 8 मिली सेकेंड पे देखना चाहते हैं भाई, 8 मिली सेकेंड पे कितना होगा। तो भाई 8 मिली सेकेंड पे भाई अब फिर मुझे करंट देखना पड़ेगा ना भाई, कितना करंट मिल रहा है। जब तक करंट का वैल्यू नहीं पता चलेगा, टाइम तो पता है 8 मिली सेकेंड, इसका वैल्यू पता होना चाहिए, तभी तो भाई dq निकालेंगे। तो अब समझिए भाई हर एक इंस्टेंट पे यहाँ पे अलग अलग चार्ज का वैल्यू मिलेगा भाई, चार्ज यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं है, इसलिए करंट जो है बढ़ रहा मैक्सिमम जा रहा है, फिर धीरे धीरे गिर रहा भाई। तो हमेशा ध्यान देना है कि भाई ये जो इक्वेशन होता है, ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट का अगर आपको करंट निकालना है वहां पे हम लोग यूज करते हैं भाई, ठीक है। अब आते हैं जो हम लोग का अगला है, यानी इसको हम लोग AC और DC दोनों जगह यूज कर सकते हैं। अगला है भाई मेरा I = Q/T, जिसको हम लोग बोलते हैं एवरेज करंट भाई। ये हम लोग को एवरेज करंट देगा। अब मेरा एक सवाल है भाई, जैसे मान लेते हैं एक क्लासरूम है, तो क्लासरूम में भाई मान लेते हैं 5 स्टूडेंट भाई, तो 5 स्टूडेंट भाई मान लेते हैं कोई 10 साल का है, कोई भी 12 साल का है, कोई 14 साल का है, कोई मान लेते हैं 8 साल का भाई, और कोई मान लेते हैं आपका 11 साल का है। तो सीधी सी बात है, इनका एवरेज क्या होगा बताइए, सबको जोड़ के भाई टोटल नंबर से भागा देना पड़ेगा, कितना आएगा बताइए। और एवरेज का मतलब क्या होता है, जिसके पास ज्यादा ना, मतलब एवरेज का मतलब होता है जैसे भाई मान लेते हैं आपके क्लासरूम में प्रिंसिपल आ रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल आ गया और उन्होंने बोला भाई कि आपके क्लास में भाई बच्चों का एज क्या है। तो भाई अभी तो मैंने एग्जांपल के लिए 5 बच्चा दिखाया भाई, कि भाई 5 बच्चे क्लास में, तो भाई पांचों बच्चों का आप बता सकते हैं इजीली कि भाई इसका 10 साल है, इसका 12 साल है, इसका भाई 14, इसका 8। लेकिन आप सोचिए भाई क्लास में अगर 50 बच्चे होते तो क्या प्रिंसिपल के पास इतना टाइम होता है कि भाई 50 बच्चों का भाई एज पूछेगा, फिर उसको याद रहेगा क्या, नहीं रहेगा भाई। तो उतने बड़े संख्या को भाई अगर एक वैल्यू में कन्वर्ट करना, तो भाई वहां पर हम लोग एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए, और एवरेज का मतलब क्या होता है भाई इसको एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो भाई जिसके पास ज्यादा होगा ना उसको भाई छोटे वाले को देते हैं, और जिसके पास कम है, देखिए यहाँ पे ध्यान समझिए भाई, जोड़िए ना 10, 20, 30 और इसको 2 दे दिए भाई, तो ये 20 हो जाए, 30, 40, 50 यानी 55। 55/5 ये कितना आ जाएगा 11 भाई, 11 आ रहा ना औसत वैल्यू, मतलब औसत एज आ गया भाई। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, ये 10 है, देखिए ये अपने आप में तो 11 है ही भाई, तो इसको रहने दीजिए, इसके पास 11 है, इसको 11 बनाना, तो भाई इसको 1 दे दीजिए, इसके बाद 2 है ना, तो 1 इसको दे दीजिए, तो 1 इसको देंगे भाई, तो ये 11 बन जाएगा। इसके बाद 1 घट जाएगा भाई, कितना आएगा, इसके पास भी 11 हो जाएगा, ये भी 11 हो गया। अब इसके बाद देखिए इसको भाई 11 बनाइए, 11 बनाए कैसे बनाए भाई, इसका 3 दे दिए इसको, तो भाई ये 11 बन जाएगा, और 3 इसको मिलेगा भाई, तो 8, 3, 11। तो सबका देखिए तो बराबर कर दिया कि नहीं कर दिया। तो एवरेज का मतलब होता है जिसके पास ज्यादा है वो कम वाले को देता है भाई, ठीक है, और सबको भाई एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करता है। तो अब आइए भाई, ये जो हम लोग का एवरेज करंट का जो इक्वेशन है भाई, टोटल चार्ज बटा टोटल टाइम, इसका क्या मतलब है। देखिए अगर हम लोग डीसी की बात करते हैं, यानी डीसी सिस्टम में आते हैं भाई, तो यहाँ पे मेरा 5 एम्पियर था, ये मेरा टाइम है भाई। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि भाई कोई भी छोटा सा छोटा टाइम ले लीजिए आप,
हर एक इंस्टेंट में जो आपका चार्ज फ्लो हो रहा है भाई वो कांस्टेंट है। क्लियर हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ भाई कि अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे भाई मान लेते हैं, लेट्स से मैं टाइम यहां पे लेता हूं 10 सेकंड के लिए, मतलब ये टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज है, ये टोटल टाइम है भाई। I इक्वल टू टोटल चार्ज बटा टोटल टाइम भाई। तो 10 सेकंड में आप मुझे बताइए कितना चार्ज बहा होगा भाई। ये जो सर्किट है हम लोग का 10 सेकंड का भाई, ये ड्यूरेशन ले लिया ना हम लोगों ने। एवरेज का मतलब क्या? टोटल टाइम में भाई, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में, तो टोटल 10 सेकंड में भाई कितना चार्ज बहा होगा, उससे आपसे करंट निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है भाई, तो लिखिए भाई 1 सेकंड में 5 कूलम लिया था ना, 5 कूलम चार्ज बहता है भाई, तो 10 सेकंड में कितना हो जाएगा? 10 गुना 5 यानी 50 हो जाएगा भाई, 50 कूलम बहा होगा। और टोटल टाइम कितना बीता है? 10 सेकंड बीता है भाई, तो आ गया ना 5 एम्पियर। क्लियर हुआ? तो डीसी के केस में भाई, क्योंकि कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है, अपने आप में सिंगल वैल्यू है 5 एम्पियर। समझ में आया? जैसे आप सोचिए ना भाई, अगर ये क्लासरूम में सबका एज भाई 11 साल ही होता, या फिर मान लेते भाई कोई क्लासरूम है उसमें सारे बच्चे का 10 साल ही है भाई, तो क्या इसका एवरेज निकालना पड़ेगा? नहीं भाई, ये खुद अपने आप में एवरेज है, मतलब 10 ही इसका एवरेज हो जाएगा भाई। तो वही चीज यहाँ पे है ना भाई कि हर एक क्षण भाई यहाँ पे चार्ज एक तरीके से क्या है? कांस्टेंट फ्लो हो रहा है भाई। तो छोटे से छोटे टाइम में भी देखिएगा ना, आपको हमेशा यहाँ पे 5 एम्पियर ही मिलेगा कि भाई हर एक क्षण में उतना ही बह रहा है भाई। जैसे 1 सेकंड में हमेशा 5 कूलम ही मिलेगा आपको चार्ज, या फिर कहिए आधे सेकंड की बात करेंगे तो आधे वाले सेकंड में, मतलब हर आधे सेकंड में आपको सिर्फ और सिर्फ 2.5 कूलम का ही चार्ज मिलेगा भाई। तो टाइम के साथ भाई हमेशा चार्ज कांस्टेंट फ्लो हो रहा है ना, अगले आधे सेकंड में भी 2.5 कूलम, अगले आधे सेकंड में भी 2.5 कूलम, अगले आधे सेकंड में भी 2.5 कूलम। समझ में आ रहा बात को? तो यहाँ पे आप कितना भी छोटा टाइम ले लीजिए, ठीक है भाई, जैसे मान लीजिए 0.01 ले लेते हैं भाई, तो आप लिखिए कि भाई 1 सेकंड में 5 कूलम बहता है, तो भाई 0.01 सेकंड में कितना बहेगा? 5 गुना यानी 5/100 भाई, 5/100, और 5/100 का मतलब 1/20, इतना कूलम का चार्ज बहेगा भाई। तो हर एक 0.01 सेकंड में इतना ही कूलम बहेगा, दूसरे 0.01 में भी इतना ही बहेगा, 0.0 अगले वाले में भी इतना ही बहेगा भाई। तो टाइम का कितना भी छोटा छोटा वैल्यू ले लीजिए, हर एक क्षण में बता रहा हूं भाई कि जो चार्ज बहता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है? तो डीसी, क्योंकि भाई एवरेज वैल्यू को ही तो हम लोग डीसी बोलते हैं ना, एवरेज वैल्यू को ही हम लोग डीसी बोलते हैं भाई। तो ये अपने आप में एवरेज है, तो इसका फिर फर्दर क्या एवरेज निकालिएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए डीसी में भाई ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है? डीसी में भी इसको, मतलब डीसी में निकाल सकते, लेकिन एक्चुअल मतलब अलग चीज है भाई। एक्चुअल ये मतलब है कि भाई एवरेज करंट निकाल के देगा ये, मतलब एक गिवन टाइम में कितना चार्ज बह रहा है, ये इसका मतलब हुआ। लेकिन ये जो आपका इक्वेशन है ये बताता है कि भाई हर एक क्षण में मतलब एक छोटा से छोटा जो टाइम स्पेंड हुआ भाई, उसमें कितना एक तरीके से चार्ज में चेंज आया, तो ये इंस्टेंटेनियस करंट बताता है। क्लियर हुआ? ठीक है? अब जैसे ये वाला इक्वेशन भाई हम लोग और एसी में अप्लाई करते हैं। एसी में आइए, तो एसी में जब भी आप अप्लाई कीजिएगा ना, यहाँ पे टोटल चार्ज बटा टोटल टाइम, तो भाई यहाँ पे जो है ना आपको एक टाइम लेकर चलना पड़ेगा, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन लेकर चलना पड़ेगा कि भाई 2 मिनट का निकालना चाहते हैं, फिर भाई 4 मिनट का निकालना चाहते हैं, तो देखना पड़ेगा भाई कि टोटल 4 मिनट में कितना चार्ज बहा है, तो उसका वैल्यू यहाँ पे रखना पड़ेगा और टोटल टाइम को यहाँ पे रखना पड़ेगा भाई। जैसे इस इंस्टेंट के लिए देखिए भाई, मैं यहाँ पे टाइम पीरियड यानी टाइम ड्यूरेशन ले रहा हूँ, कितना टाइम ड्यूरेशन लेता हूँ 10 मिली सेकेंड का भाई, यानी ये पूरा हाफ पॉजिटिव साइकिल में कितना एक तरीके से बहा। ठीक है भाई? I इक्वल टू टोटल चार्ज भाई मुझे पता करना है कितने टाइम में, 10 मिली सेकेंड में भाई। तो अब क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे करंट का वैल्यू पता नहीं ना, आई का वैल्यू मुझे पता नहीं, आई का वैल्यू भाई अब एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके चलना पड़ेगा। ठीक है? यहाँ पे वैल्यू लेके चलना पड़ेगा भाई, मतलब इसका आरएमएस वैल्यू निकालना पड़ेगा ना भाई। समझे? आरएमएस वैल्यू तो डीसी के इक्विवेलेंट होता है। तो अगर हम लोग हाफ पॉजिटिव साइकिल की बात करें तो हाफ पॉजिटिव साइकिल का आरएमएस वैल्यू कितना होता है भाई? एक होता है 2Vm/π, ये तो भाई एवरेज वैल्यू है फुल वेव का। एक होता है Vm/π, ये एवरेज वैल्यू हाफ वेव का। और आरएमएस वैल्यू की बात करें तो भाई Vm/√2 किसका होता है भाई? ये फुल वेव का होता है ना, फुल साइकिल का होता है। हाफ साइकिल कितना होता है? Vm/2 होता है मेरे ख्याल से। 1 मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ, याद नहीं मेरे को।
हाफ साइकिल का आरएमएस वैल्यू। देखिए ना मैं क्या समझाना चाहता हूँ ना, ओवरऑल आप समझिए भाई कि अगर आप यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन लेके चलिएगा ना तो आई एम का कुछ वैल्यू होगा भाई, आई एम साइन ओमेगा टी, तो मैक्सिमम वैल्यू का कुछ वैल्यू होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भाई मतलब ये ओवरऑल देखिए ना, ये हाफ वेव का मुझे हम लोग को पहले से पता होता ना भाई, इसका हाफ वेव का आरएमएस वैल्यू कितना होगा, मतलब उसको डीसी के इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो Vm/2 मेरे ख्याल से होता है, Vm/2 यानी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा ना भाई, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका तो 1 मान लिया था मैंने, 1 मान लिया था तो 1/2 किया था यानी 0.5 होगा इसका। कंफर्म करते भाई, 1 मिनट रुके। बिल्कुल सही भाई, Vm/2 होता है, Vm/2 या फिर Im/2। तो भाई इसका मैक्सिमम वैल्यू मैंने 1 मान रखा है तो 1/2 कर देंगे भाई तो इसका आरएमएस वैल्यू आ जाएगा यानी 0.5, यानी हाफ साइकिल का भाई जो करंट आया कितना आएगा 0.5। और यहाँ पे भाई टाइम कितना था 10 मिली सेकेंड, तो 10 गुना 10⁻³ ये मेरा टोटल चार्ज आएगा भाई। इसको आप नीचे कर लीजिए, 1000 हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा लीजिए भाई, ये 1000 आ जाए, काट दीजिए, कितना आ जाएगा 1/200, इतना कूलाम बहेगा भाई, ठीक है ना। मतलब रफ आइडिया दे रहा हूँ भाई कैसे एक तरीके समझना है। तो दोनों का अलग अलग मतलब होता है भाई, ठीक है ना। जब भी आप ये वाला इक्वेशन यूज़ कीजिएगा तो भाई यहाँ पे हम लोग को हमेशा टाइम ड्यूरेशन लेके चलना पड़ेगा भाई कि कितने देर तक का आप एक तरीके से निकालना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप आधा साइकिल लेके चलते हैं मतलब 1/4 लेके चलते भाई तो यहाँ पे 10 मिली सेकेंड, ये 5 मिली सेकेंड लेना पड़ता भाई, यानी 5 मिली सेकेंड में भाई आप देखना चाहते हैं कि भाई टोटल कितना चार्ज एक तरीके से फ्लो हुआ है। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा भाई, ठीक है ना। और कुछ तो रहा नहीं इसमें, ठीक है भाई। अब इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी जो आपने पढ़ा ना करंट के इक्वेशन के लिए भाई। करंट का 2 इक्वेशन पढ़ा, एक तो भाई आपका इंस्टेंटेनियस करंट है dq/dt और एक था आपका एवरेज करंट भाई q/t। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा ना तत्कालिक वेग, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं इसको, तत्कालिक का मतलब होता है इंस्टेंटेनियस भाई। ओके, ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है और यहाँ पे औसत वेलोसिटी की बात हो रही है, तो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तब बराबर होते हैं दोनों, कब बराबर होंगे भाई, तो इसका आंसर है D4 डॉग, जब एक्सेलरेशन 0 होता है। तो सबसे पहले आप समझिए एक्सेलरेशन 0 का मतलब क्या है। एक्सेलरेशन 0 का मतलब होता है भाई, जैसे एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भाई, dv/dt को बोलते हैं। तो भाई एक्सेलरेशन का वैल्यू कब 0 होगा, जब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाए 0 हो जाए। तो भाई वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन 0 कब होगा बताइए, जब भाई वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, मतलब भाई वेलोसिटी जो है टाइम का फंक्शन नहीं होगा। उस केस में वेलोसिटी का जब आप डिफरेंशिएशन कीजिए तो 0 मिलेगा भाई। क्लियर हुआ, इस पूरे वैल्यू का 0 मान तभी होगा जब वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट होगा भाई, ठीक है। ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 मिलता है। तो आप समझिए कि भाई कहीं पे भी अगर कांस्टेंट ये 0 एक्सेलरेशन है तो भाई 0 एक्सेलरेशन के केस में आपका जो वेलोसिटी होता है ये कांस्टेंट होता है भाई, वेलोसिटी रिमेन्स सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर कोई गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चल रही है ना और उस पर अगर एक्सेलरेशन आपने 0 लगा रखा है तो भाई हमेशा ये 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ही चलती चली जाएगी भाई, इसके वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो ये मतलब है कि भाई जब एक्सेलरेशन 0 होता है। और एक है भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जैसे फ्री फॉल के बारे में बताया ना भाई, कोई ऑब्जेक्ट है 100 मीटर के हाइट से गिर रहा है kg का, तो भाई इस केस में जो ग्रेविटी यानी जो धरती है भाई, इसको कितने एक्सेलरेशन से, मतलब कितना एक्सेलरेशन लगा रही है इस पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भाई बताया ना कि भाई यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन भाई हर एक क्षण में भाई इस ऑब्जेक्ट पे एक तरीके 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है। तो भाई इसका क्या मतलब बताया कि भाई यहाँ पे इसका मतलब है कि भाई ये 100 मीटर की ऊंचाई पे तो पहले तो भाई इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा भाई, रुका हुआ होगा, मैक्सिमम हाइट अटेंड किया उस समय। तो भाई 1 सेकंड जैसे ही बीतेगा तो भाई इसका वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड के बाद फिर से इसका 10 मीटर बढ़ जाएगा, यानी ये 20 मीटर पर आ जाएगा भाई, 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद अगले सेकंड में फिर से ये 30 मीटर पर सेकंड, मतलब हर एक सेकंड में भाई इसका जो वेलोसिटी है वो एक तरीके से 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ते चला जाएगा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसका मतलब क्या, वेलोसिटी हमेशा बढ़ते चला जाएगा। और अगर एक्सेलरेशन 0 है
तो भाई यहाँ पे वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट रहता है। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और औसत वेलोसिटी ये दोनों कब बराबर हो, इन दोनों का वैल्यू कब बराबर होगा भाई, ये कब बराबर होंगे। तो अपने वाले केस में ये पहले ओके पेज मैंने मिटा दिया ना। तो भाई मेरा कहना है कि भाई ये जो फार्मूला है ये एवरेज करंट का है भाई, और ये जो फार्मूला है ये इंस्टेंटेनियस करंट का है dq अपॉन dt का। तो बोला ये दोनों केस कब बराबर होंगे, तो भाई दोनों केस तभी बराबर होंगे, या फिर इसमें पहले आते हैं भाई, ठीक है ना, पहले इसमें आप समझ लीजिए, इसमें फिर आते हैं हम लोग। भाई ये दोनों केस डीसी के केस में बराबर हो जाएंगे भाई। डीसी में बराबर हो क्यों, कि भाई डीसी में देखना हर एक क्षण में छोटा छोटा कितना भी टाइम ले लीजिए, हर एक क्षण में भाई कितना भी टाइम का छोटा सा छोटा हिस्सा ले लीजिए, तो हर एक क्षण में भाई आपका जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो हमेशा कांस्टेंट है ना। जैसे आधे सेकंड में भाई सिर्फ और सिर्फ कितना बह रहा था, 2.5 कूलाम का बह रहा, तो अगले आधे सेकंड में भी क्या होगा, 2.5 कूलाम ही बहेगा, अगले आधे सेकंड में 2.5 कूलाम ही बहेगा भाई, समझे। तो यहाँ पे dt का मान कितना भी छोटा ले लीजिए, उस छोटे से समय में हमेशा मतलब छोटा से छोटा समय, अगले समय में उतना ही, अगले समय में उतना ही भाई, ठीक है। तो सीधी सी बात है। और यहाँ पे देख ली भाई, यहाँ पे आप टाइम मतलब टोटल टाइम और ये टोटल चार्ज, भाई यहाँ पे टोटल टाइम आप कितना भी ले लीजिए, जैसे मान लो आधा सेकंड लेता हूँ भाई, मतलब ये टाइम ड्यूरेशन मैंने आधा सेकंड लिया भाई, कि आधे सेकंड में देखना चाहता हूँ भाई कितना एक तरीके से चार्ज फ्लो हुआ है। तो भाई टाइम इक्वल टू यानी टोटल टाइम मैंने यहाँ पे ले लिया हाफ सेकेंड। तो भाई मुझे पता है आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ सेकेंड में कितना चार्ज बहा होगा भाई, 2.5 कूलाम का बहा होगा, तो 2.5 बटा आधा कीजिए कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 5 कूलाम हो जाएगा भाई। और यहाँ पे देखिए भाई मान लेते हैं, यहाँ पे मैं टाइम ले लेता हूँ अगेन आधा सेकंड, मतलब एक इंस्टेंट की बात करें भाई, अगले आधे सेकंड में क्या, तो भाई टाइम यहाँ पे आधा सेकंड, तो भाई आधे सेकंड में कितना चार्ज बहा होगा, अगेन 2.5, तो अगेन कितना आ रहा है 5 एम्पीयर भाई। इसका मतलब क्या है, ये दोनों रिलेशन जो है बराबर हो जाते हैं, किस में, डीसी के केस में भाई। और डीसी के केस में क्या हो रहा है, डीसी के केस में कि भाई रेट ऑफ, ठीक है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कांस्टेंट, ठीक है, मतलब हर एक क्षण में भाई, हर एक क्षण में टाइम आप छोटा छोटा ले लीजिए, छोटा छोटा ले लीजिए, या फिर टाइम का ड्यूरेशन कितना ही बड़ा सा बड़ा ले लीजिए, हर एक क्षण में भाई आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है ये कांस्टेंट है। इसीलिए भाई आपका जो करंट आएगा वो हमेशा सेम रहेगा भाई, हर एक इंस्टेंट में करंट सेम आएगा। तो यही चीज़ यहाँ भी पूछ रहा ना भाई, क्वेश्चन यहाँ पे यही तो किया कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी बराबर कब होंगे। तो भाई आइए यहाँ पे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं भाई। तो वेलोसिटी को क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे क्योंकि इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ds अपॉन dt, मतलब एक छोटे से क्षण में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट भाई। और एवरेज वेलोसिटी के टर्म में क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी में क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम भाई। क्लियर हुआ। तो भाई क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैंने बोल दिया ना भाई ये दोनों बराबर कब होंगे, जब एक्सेलरेशन मेरा 0 होगा। एक्सेलरेशन मेरा 0 मतलब क्या, वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट भाई, वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट हो गया मतलब क्या भाई, हर यहाँ पे आप कोई भी ड्यूरेशन ले लीजिए भाई, टाइम का कोई भी पीरियड ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं भाई अभी हम लोग 1 सेकंड की बात करते हैं। मान लेते हैं हम लोग का जो गाड़ी चल रहा है ना, ये मान लेते हैं गाड़ी है, इसका अभी जो वेलोसिटी भाई एक्सेलरेशन 0 तो भाई कांस्टेंट वेलोसिटी होगा ना, मतलब ऐसा क्वेश्चन वेलोसिटी होगा भाई, मान लेते 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 1 सेकंड में ये 10 मीटर चलेगा भाई। क्लियर हुआ, बोलिए। उसी तरीके से अगर मैं निकालना चाहूँ आधे सेकंड में कितना जाएगा, आधे सेकंड में कितना, 1 सेकंड में इतना भाई, तो आधे सेकंड में कितना जाएगा, 5 मीटर जाएगा भाई। अगर मुझे और छोटा टाइम लेना है भाई, मान लेते हैं मुझे 1/10 सेकंड में निकालना है, तो 1/10 सेकंड में कितना जाएगा, 1 सेकंड में इतना था, इतने में कितना भाई, तो ये हो जाएगा 10 गुना 1/10 यानी 1 मीटर जाएगा भाई। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे समझिए, ये वाला पहला केस था भाई, ये वाला दूसरा केस है। तो भाई मान लेते ये वाला टाइम लेता हूँ, आधे सेकंड को लेता हूँ भाई, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। किस इंस्टेंट पे, आधे सेकंड में। dt कितना ले रहा हूँ, आधा सेकंड भाई, तो आधे सेकंड में कितना दूरी जाएगा, ये 5 मीटर जाएगा भाई। तो रोल सॉल्व के 2 पर भाई 10 मीटर आया कि नहीं आया, बोलिए 10 मीटर पर सेकंड आया। अब सेकंड केस में भाई मान लेते हैं, अब मैं और छोटे इंस्टेंट में देखना चाहता हूँ, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, ds अपॉन dt भाई। कितना छोटा टाइम, 1/10, तो 1/10 में कितना दूरी जाएगा भाई, 1 मीटर। तो भाई 10 ऊपर मल्टीप्लाई आ गया ना, 10 मीटर पर सेकंड। तो हर एक क्षण में भाई यहाँ पे देखिए वेलोसिटी मेरा कांस्टेंट रह रहा है। क्लियर हुआ। यहाँ पे आप dt का मान कितना भी छोटा छोटा ले लीजिए भाई, आपका जो वेलोसिटी मिलेगा वो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड ही मिलेगा। तो ये तो इंस्टेंटेनियस का देख लिया। अब आते हैं इस वाले टर्म में भाई, ये जो आपका एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी के केस में मान लेते हैं कोई ड्यूरेशन ले लेते हैं भाई, टोटल टाइम मतलब कोई ड्यूरेशन भाई, मान लेते हैं मैं 10 सेकंड का ले लेता हूँ।
तो भाई 1 सेकंड में 10 मीटर जाता है, 10 सेकंड में कितना जाएगा भाई? 1 सेकंड में ये 10 मीटर जाता है, तो भाई 10 सेकंड में कितना जाएगा? 100 मीटर। तो यहाँ पे लिखिए भाई टोटल टाइम कितना है? 10 सेकंड, और 10 सेकंड में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 100 मीटर का। भाई काट दीजिए, आ गया ना 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो भाई आप ये वाला फार्मूला यूज कीजिए, इंस्टेंटेनियस वाला या फिर भाई एवरेज वाला, दोनों के केस में क्या होगा? सेम वैल्यू आएगा, यानी दोनों आपस में बराबर है। और ये कब पॉसिबल है? जब एक्सेलरेशन मेरा 0 होता है भाई। और अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में ये दोनों करंट का इक्वेशन कब बराबर होगा? डीसी के केस में भाई। ठीक है, एवरेज करंट भी सेम आएगा और आपका जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो भी सेम आएगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे हर एक इंस्टेंट में भाई करंट कांस्टेंट है, समझ में आया? और एवरेज का मतलब बताया ना, एक वैल्यू भाई, एक वैल्यू। जैसे क्लासरूम का एग्जांपल दिया ना, 10 10 10 10 10, तो भाई सबका अगर 10 10 साल का एज है तो क्या इसका एवरेज निकालना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है। देख लीजिए 50, ये सबको जोड़िए, कितना होगा? 10 + 10 + 10 + 10 50, और टोटल कितना है? 5 हो गए, काटिए 10 आ गया, समझ में आया? तो यहाँ पे ऑलरेडी भाई 5 एम्पीयर एवरेज के बराबर है ना, और हर एक इंस्टेंट में देखिए, हर एक इंस्टेंट भाई अगेन 5 एम्पीयर मिल रहा है, तो दोनों वैल्यू बराबर है भाई।